हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में अम्ल, भस्म और लवण होते क्या हैं, अम्ल की क्या परिभाषा हो सकती है, अम्ल की पहचान क्या होती है, भस्म की पहचान क्या होती है तथा लवण की पहचान क्या होती है। तो हम आज के वीडियो में ओवरऑल इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करते हैं। आखिर में अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल अर्थात एसिड। तो ये आपके बेसिक कमेंट हैं जिनके माध्यम से अगर हम अम्ल को पहचानना चाहें तो पहचान सकते हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे मेन पॉइंट है अम्लों के बारे में। तो स्वाद या टेस्ट के आधार पर हम बात करेंगे तो स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं। दूसरा मेन पॉइंट है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में पीएच की बात करें तो जो अम्ल होते हैं इनका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ये क्षार के साथ मिलकर अभिक्रिया करेंगे और बनाएंगे लवण तथा जल। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई है। तो हमारे पास में सोडियम क्लोराइड और जल बनना है और इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अगला कमेंट है यहाँ पर, यह मेथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। तो ये इतने बेसिक कमेंट हैं जिनसे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि आखिर में अम्ल होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं भस्म की। तो भस्म यानी बेस, इसका एक नाम क्षार भी होता है। तो भस्म स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि इनका स्वाद कसैला होता है। ठीक है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे ऊपर आपने पढ़ रखा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, अम्ल। इसमें उल्टा कर दिए गया है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और इसका पीएच 7 से अधिक होता है। मतलब यहाँ पीएच 7 से कम था, यहाँ पर पीएच 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में यह अम्ल के साथ मिलकर लवण तथा जल बनाता है। मतलब यह रिएक्शन यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में यह अम्ल के साथ मिलकर लवण तथा जल बनाता है, ये पॉइंट हो गया। और इसके बाद में इसमें क्या करेंगे, अगले कमेंट देखते हैं कि यह मेथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। और अगला है, यह जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। मतलब जल में अगर घुलनशील कोई भस्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम कुछ परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर अम्ल क्षार को एक्सप्लेन किया गया है। तो उन परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एक सिद्धांत दिया गया है जिसे हम आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन अर्थात प्रोटॉन दे, उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, उनको हम भस्म कहेंगे। ठीक है, तो ये आप एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए परिभाषा इस्तेमाल कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे और जो OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहेंगे। तो अम्लों के उदाहरण जैसे HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, HCOOH है, CH3COOH है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये आपका फार्मिक अम्ल है और ये एस्टिक अम्ल है। ठीक, अब इसके बाद में अगला है आपका भस्म के एग्जाम्पल। तो भस्म के एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे क्रमशः। अब हम बात करते हैं लॉरी तथा ब्रांस्टेड का सिद्धांत। मतलब ब्रांस्टेड तथा लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन प्रदान करने वाला पदार्थ अम्ल तथा प्रोटॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ भस्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करे, प्रदान करे, वो आपका अम्ल कहा जाएगा और जो प्रोटॉन को ग्रहण करे उसे भस्म कहा जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन देखें तो HCl + H2O = Cl- + H3O+ आयन। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो HCl क्या है, अम्ल। H2O यहाँ पर किसका काम कर रहा है, भस्म का। तो Cl- आयन भस्म की कैटेगरी में जा रहा है और हाइड्रोनियम आयन आपका अम्ल की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखा जाए तो NH3 को H2O के साथ रिएक्ट करवाया गया। तो NH3 क्या है, तो NH3 आपका क्या है, तो NH3 है आपका भस्म और H2O आपका काम कर रहा है अम्ल का। तो इससे रिएक्शन होने पर क्या मिल रहा है, तो अमोनियम आयन। ठीक है, NH4+ आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आप इस पर एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में उभयधर्मी पदार्थ।
तो बच्चों उभयधर्मी पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म दोनों जैसा व्यवहार दर्शाएं, ठीक है। यानी कि क्या हो, कुछ लक्षण अम्लों के और कुछ लक्षण क्षार के एक साथ देखे जाएं तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी पदार्थ। जैसे कि आपका H2 हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या हैं, ड्यूल हैं। इसमें से आपके अम्ल और क्षार दोनों के नेचर देखे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संयुग्मी अम्ल की, यानी कि कॉन्जुगेट बेस। तो किसी अम्ल से एक प्रोटॉन निकल जाने पर जो पदार्थ बनता है उसे उस अम्ल का कॉन्जुगेट भस्म कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी कि अगर किसी अम्ल से एक प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो जो पदार्थ बनेगा उसे हम कॉन्जुगेट भस्म कहेंगे, यानी कि संयुग्मी भस्म कहेंगे। जैसे HCl का आपका संयुग्मी भस्म होगा Cl- तथा HBr का आपका संयुग्मी भस्म होगा Br-, क्योंकि इनको अगर हम क्या करें, आयन में तोड़े तो H+Cl- मिलेगा, यहाँ पर H+Br- मिलेगा, तो क्रमशः Cl- और Br- क्या हो जाएंगे, संयुग्मी भस्म हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं संयुग्मी अम्ल की। तो किसी भस्म के द्वारा एक प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उस भस्म का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई आपका भस्म है उसके द्वारा एक प्रोटॉन ग्रहण कर लिया जाए तो जो पदार्थ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल बोलेंगे। जैसे NH3 का आपका संयुग्मी अम्ल हो जाएगा क्या, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन कब बनता है, जब NH3 की अगर हम रिएक्शन किससे करा दें, जल से करा दें, तो अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। तो ये अमोनियम आयन क्या हुआ, संयुग्मी अम्ल हुआ। अब इसके बाद में बच्चों बात करते हैं हम कि अगर लुईस के सिद्धांत में देखा जाए तो क्या कहा गया है अम्ल और क्षार के बारे में। तो संयुग्मी अम्ल के बाद लुईस का सिद्धांत देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन जोड़ा त्याग करने वाला पदार्थ भस्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन जोड़ा त्याग करने वाला पदार्थ भस्म कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में ये अगला आपका पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन अल्पता यौगिक लुईस अम्ल होते हैं, जैसे AlCl3 BCl3। मतलब ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि आप लुईस अम्ल की भांति इनको कार्य करते देख सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि धनायन लुईस अम्ल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये क्या है, लुईस अम्ल की भांति कार्य करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अगर ऐसा यौगिक जिसके बीच होने वाले तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी है वे लुईस भस्म की भांति काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए NH3 के पास में N है और N के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि इस तरीके के आपके क्या जो यौगिक होते हैं वो लुईस भस्म की भांति कार्य करते हैं। ऋणायन में देखा जाए तो ये ऋणायन जो है ना लुईस भस्म होते हैं, जैसे O2 आयन। अब लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का जिक्र किया गया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल के H+ आयन तथा क्षार के OH- आयन के संयोग से जल बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी H+ आयन प्लस OH- आयन इक्वल टू H2O, ठीक है। और थोड़ा देखते हैं इसमें कि लुईस के अनुसार अम्ल और भस्म के बीच आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक और डेफिनेशन। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं साल्ट की कि आखिर में साल्ट क्या होते हैं। तो बच्चों साल्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो ये ध्यान देना है कि हाइड्रोजन आयन को छोड़कर कोई भी धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़कर कोई भी ऋणायन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी कि इसमें आपको H+ और OH- इनको छोड़ देना है, हाइड्रोजन आयन जो कि धनायन है और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, जो कि आपके ऋणायन है। इनके संयोग से आपका जो डिटेल होगा वो लवण से रिलेटेड होगा, अर्थात हाइड्रोजन आयन को छोड़कर कोई भी धनायन तथा हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़कर कोई भी ऋणायन का अगर संयोग करा दिया जाए तो क्या बन जाता है, आपका साल्ट बन जाता है। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, AgBr, ये सब क्या है, साल्ट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम साल्ट का डिटेल जान सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों ये जाना कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो साल्ट होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, सामान्य साल्ट क्या होते हैं, यानी कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण, जटिल लवण, है ना। तो ये जो तमाम प्रकार के जो लवण होते हैं, यानी कि जो साल्ट यानी कि लवण का प्रकार है, इसका डिटेल अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर बच्चों वीडियो को सही से आप देखेंगे तो जो भी बेसिक डिटेल अम्ल, क्षार और लवण का है इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार इस वीडियो को रिवाइज करना, रिकॉल करना, जिससे कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और वीडियो में सपोर्ट के लिए आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी अगला आपका वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट करें, सपोर्ट करें और बताएं कि आखिर में क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे, ऐसी आपसे हमें उम्मीद है। और आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी लोगों का दिल से, हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।